नमस्कार, मैं वीरेंद्र शर्मा। नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम पहुंची है दनोदा कला गांव के अंदर, जहां हम रूबरू होंगे दनोदा कला गांव के सरपंच पुरुषोत्तम शर्मा एवं नरवाना ब्लॉक के सरपंच एसोसिएशन के संयोजक भी हैं साथ में। आज उनसे बात करेंगे, उनका हालचाल और उनका कार्यकाल गांव के बारे में। हाँ जी सर, सबसे पहले नरवाना की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा आपको, आपका धन्यवाद और तहे दिल से इसलिए करना चाहता हूँ कि देखिए, आज से लगभग 1-2 साल पहले तक ऐसा होता था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय खबरें और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय खबरों का तो पता होता था, लेकिन मेरे बगल के गांव में 15 किलोमीटर दूर क्या हुआ वो चीज़ें हमारे तक नहीं पहुंचती थी। जो आप लोगों ने शुरुआत की है, आपने की है जैसे, और एक उकलाना में भी कोई चैनल है, जींद में भी ये चैनल है, इसकी सबसे बड़ा फ़ायदा आम जनता को मिल रहा है। उसका मिलने का कारण क्या है कि आपके माध्यम से आम लोगों की समस्याएं प्रशासन तक बड़े जल्दी पहुंच जाती हैं और प्रशासन की भी कोई चीज़ आम जनता तक बड़े जल्दी पहुंच जाती है। यानी कि आप एक बहुत अच्छी कड़ी का काम कर रहे हो, जिसके लिए हम जितना आपका धन्यवाद करें उतना कम है। और मैं पुनः आपका धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इस जो आपने मुहिम छेड़ी है, जो ये आपने एक लोकल स्तर पर जैसे हमारे तक पहुँच के हमारी बात जानने की कोशिश करी है, जनता तक पहुँच के आप लोग उनकी बात जानने की कोशिश करते हो, इस मुहिम को आप प्लीज़ बंद मत होने दीजिएगा। हमारे से जैसा भी सहयोग बढ़ेगा, हम हमेशा आप लोगों के साथ हैं। और जो नरवाना की आवाज़ चैनल है, मैं देखिए जैसे अभी आप आए हो, इससे पहले भी आपकी बहुत सी जो खबरें हैं या जो सूचनाएं हैं हमारे तक पहुंचती हैं, और आपका नरवाना की आवाज़ का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोगों तक पहुंचे आप लोग और हमारी बात जनता तक पहुंचाइए, प्रशासन तक पहुंचाओगे। तो नरवाना की आवाज़ का मैं तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आपका कैसे यहाँ पे आना हुआ सरपंच लाइन में, और आप इसके बारे में बताइए। देखिए, सरपंच लाइन में आने का तो जो विषय है, बचपन से ही सोशल कार्यों की रुचि थी, और जब आदमी कहीं सोशल काम करने के लिए बाहर जाता है तो उसे बहुत सी सारी समस्याएं आती हैं, दिक्कतें आती हैं, तो फिर वो सोचता कहीं ना कहीं कि शायद मेरे पास भी थोड़ी सी कोई पावर हो या पॉलिटिक्स हो तो शायद मैं और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। तो उसी चीज़ को ध्यान में रख के कोई भी आदमी किसी भी क्षेत्र से राजनीति में आता है तो उसका प्रथम उद्देश्य सोशल वर्क ही होता है, समाज सेवा ही होता है। उसी को ध्यान में रख के इस लाइन में आए थे। वो अलग विषय है कि कई लोग उस लाइन से भटक जाते हैं या वो उस तक पूरा नहीं पहुंच पाते, वो उनकी एक मनोदशा के कारण होता है। बाकी सबका उद्देश्य नेक नीयत से समाज का काम करना होता है, और उसी को ध्यान में रख के कोई भी नेता इस लाइन में आता है। और अब तक जो कार्यकाल रहा है आपका अनुभव, उसमें कैसा रहा? देखिए, कार्यकाल का अनुभव का तो इसमें विषय है ही नहीं। अनुभव तो अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं, बशर्ते कि आपके काम करने की लगन और आप कितने सकारात्मक रहकर समाज का काम कर पाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आप पॉजिटिव सोच के साथ लोगों का भला करने का विचार मन में रख के चलते जाइए तो जाहिर सी तौर पर, स्वाभाविक तौर पर बहुत अच्छा अनुभव काम करने वाले को होता है। उसी प्रकार से मुझे भी बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है कि मैं अपना समय समाज को दे पाया। कि आपके कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ है? सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, शिक्षा के क्षेत्र में आपने क्या किया? देखिए, जब हम काम करने के लिए प्रयास करते हैं तो प्रयास ही करना होता है। आप किसी भी जगह पे आपको किसी प्रकार की ओहदा मिला होता है तो कामयाब होना ना होना वो अलग विषय है कि आप अपनी तरफ से 100% प्रयास करो, आप अपना 100% दो, तो रिजल्ट वो आगे वाले के हाथ में होता है। तो शिक्षा की जहाँ तक बात है कि हमने अपने गांव में स्कूल थे, जैसे पानी भर जाता था तो मनरेगा के तहत हमने वहाँ पे सबसे पहले मिट्टी भर्त करवाया, स्कूल में CCTV कैमरे भी लगवाए, और एक हमारा जो बॉय स्कूल था वो गांव वालों के सहयोग से बहुत पहले जब हरियाणा पंजाब संयुक्त होते थे उस टाइम बनाया हुआ स्कूल था। अब उसकी बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर हो चुकी थी, तो माननीय ADC महोदय से सरकार से निवेदन करके हमने उसको, जैसे एक बैठक हुई थी जींद में, उसको कंडम घोषित करवाया, और सरकार के सहयोग से वहाँ पे 17 नए कमरों का निर्माण करिए प्रशासन और पंचायत के सहयोग से करवाया गया है। और इसके अलावा हमारे जो दोनों स्कूल हैं वहाँ पे पहले साइंस की जो क्लासें थी उसका स्टाफ नहीं था, तो सरकार के प्रशासन के सहयोग से वो स्टाफ भी आज हमारे दोनों स्कूलों में साइंस की जो क्लासें उनके लिए आया हुआ है, उपलब्ध है। वो अलग विषय है कि भाई कोरोना काल की वजह से स्कूल बंद हैं। और इसके अलावा
जो भी समय समय पे हम स्कूलों में कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए या किसी प्रकार से और मनोबल बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचा कर सकें, तो इस प्रकार के काम हमने शिक्षा के क्षेत्र में करने का प्रयास किया है। मनरेगा के तहत आपने क्या क्या काम किया सर? मनरेगा के तहत देखिए पिछले लगभग 12 साल से किन्हीं कारणों से मेरे गांव में मनरेगा का काम था वो बंद था, क्योंकि उस टाइम थोड़ा सा ये होता था कि जो पंचायती भूमि है उसी के अंदर से मिट्टी का उठान करने की कोई प्रक्रिया रही होगी। लेकिन सरपंच बनने के बाद हमने सबसे पहले जब पंचायती ज़मीन हमारे गांव में नहीं है तो मिट्टी उठाने की जगह उपलब्ध नहीं थी, तो प्राइवेट जो यानी कि प्राइवेट कैसे किसानों के खेतों से हमने मिट्टी जो नरेगा के काम के लिए उपलब्ध करवाई। उन लोगों ने अपनी इच्छा से निःशुल्क वो मिट्टी पंचायत को दी, उसके एफिडेविट वगैरह भी जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हमने करी। तो मनरेगा के तहत हमने स्टेडियम है जिसमें जब हम सरपंच बने तो उसकी हालत बहुत दयनीय थी, उसमें हमने मिट्टी बर्थ कराया। सबसे पहले गांव के सभी शमशान घाटों में हमने मिट्टी बर्थ करवाया, खेतों के कच्चे रास्ते पर हमने मनरेगा के तहत मिट्टी बर्थ करवाया, और हमारे ग्राम सचिवालय में भी हमने मिट्टी बर्थ करवाया। तो जिससे लगभग मेरे ख्याल से जो पीछे के अगर इस कोरोना काल के दौर को हम छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा शायद मनरेगा का हमारे गाँव में ही हुआ है। तो मनरेगा के तहत हमने इस प्रकार के काम करने का अपनी तरफ से प्रयास किया और आगे भी जारी रहेंगे। सरपंच साहब ये बताइए कि जैसे आपको पता है कोरोना जैसी महामारी हर देश के अंदर फैली हुई है, उसके तहत अपने गांव में आपने क्या किया है? देखिए बहुत अच्छी बात आपने पूछी भाई कि देखिए मेरा गांव की एक विशेषता जो है, मैं इसके लिए बार बार अपने गांव को एक तरह से सलाम करना चाहता हूं, एक आदर भाव देना चाहता हूं कि हमारे गांव में जब कोई समस्या सामूहिक तौर पे आती है तो पूरा गांव एकजुट होकर उस समस्या का सामना करता है। तो जब कोरोना की जब समस्या आई थी तो जैसे नौजवान साथी और हमारे गांव के जो सम्मानित पंचायती लोग हैं उन्होंने कहा कि भाई इस प्रकार की समस्या आ गई और सरकार भी बार बार गाइडलाइन इसके लिए दे रही है, दिशा निर्देश दे रही है। तो सबसे पहले हमने गाँव के लगभग 10-20 पत्ती वाइज हमारे यहाँ पे बड़े बगड़ हैं, बगड़ वाइज हमने जो वहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनको बुलाया और उसके लिए पूरे गाँव की रूपरेखा तैयार की। उसके लिए हमने सबसे पहले अपने क्षेत्र में हमने गांव में नौजवानों का उसमें विशेष सहयोग रहा, जो दिन रात भूखे प्यासे कह सकते हो, क्योंकि रात को भी उस टाइम तो एक शुरुआत का जो दौर था काफ़ी दिक्कतें आती थी। तो सभी ने मिलकर गांव में नाके लगाए, गांव को बार बार सैनिटाइज किया, मास्क बांटे। तो इस प्रकार से और गांव को गाड़ी में जैसे मैं मेरे साथ 2-3 और बुजुर्ग सम्मानित लोग बैठ के पूरे गांव में 2-3 बार हम अनाउंसमेंट करते थे कि इस प्रकार से हमें बचाव करना है। और इसका एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारा गांव का पूरा समर्थन हमें इस चीज़ के लिए मिला, उसके लिए गांव का भी बहुत बहुत और नौजवान साथियों का विशेष बहुत बहुत धन्यवाद। कि गांव के अंदर एक आपका सर्वजातीय चबूतरा है, उस पर क्या आपने क्या किया? देखिए जो सर्वजातीय बिनैन खाप है उसका जो सबसे प्राचीन गांव है जिसमें हम खड़े हैं और हमारा सौभाग्य है कि हमने इस गांव में जन्म लिया और यहाँ से सर्वजातीय बिनैन खाप का एक तरह से कह सकते हो विकास हुआ है। यहाँ से भी पूरी खाप का निर्माण हुआ है, यहीं से जाके हमारे और भाई गांव बसे हैं, जाके जो भी दमतान काड़न लोन जो भी 52 गांव हैं वो बसे हुए हैं। तो उनका भी एक आदर भाव ही है कि वो हमें इस आदर भाव से देखते हैं कि किसी प्रकार की कोई बात हो हमारे से वो आके चर्चा करते हैं। और उसी के तहत सर्वजातीय बिनैन खाप का चबूतरा हमारे गांव में पहले छोटा चबूतरा था, उस पर जैसे पहले तो पंचायतों की मान्यता और ज़्यादा होती थी, अब तो समय के साथ थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन हमारे क्षेत्र में फिर भी इनका प्रभाव है क्योंकि इसमें सकारात्मक सोच के लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो सर्वजातीय जो बिनैन खाप का चबूतरा है वो उस पर हमने लगभग 35 लाख रुपये से विकास कार्य करवाए हैं। एक तो हमने ग्रिल वहाँ पे लगवाई है और जो 35 लाख रुपए में लगभग 31 लाख रुपए की जो ग्रांट है माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के उससे आई है और उससे हमने ग्रिल लगवाई है और कुछ कमरों का निर्माण हमने करवाया है, स्टेज हमने बनाई है। तो इस प्रकार से प्रयास किया है उसमें भी एक योगदान करने का अपनी तरफ से कि जो इतने गाँव के सम्मान की चीज़ है जहाँ हर प्रकार के फैसले होते हैं तो उसमें भी हमने अपना योगदान देने का भरपूर प्रयास किया है। सरपंच साहब आप अपने कार्यकाल में हर सरपंच अपना एक मुद्दा लेकर चलता है, इस मुद्दे पे मैं काम करूंगा, इसलिए इलेक्शन लड़ता है, वो जीत भी जाता है। लेकिन आपका क्या प्लान था जब इस लाइन में आए थे, सरपंच अपने इलेक्शन लड़ा, आप किस मुद्दे को लेकर आगे बढ़े थे और अब तक क्या किया उस पर? देखिए सबका मुद्दा क्षेत्र अलग अलग हो सकता है किसी का, लेकिन मुद्दा होता है कि दूसरों का हित करना, समाज का हित करना। अब उसमें कोई किसी का हित करने में चला जाता है, कोई किसी का हित करने में चला जाता है। मेरा हमेशा से स्वभाव रहा है कि मैं
किसी से भेदभाव करने में या कोई बगड़पत्ती करने में या कोई पार्टीबाजी करने में मेरा कभी विश्वास नहीं रहा। तो वो मेरे दिमाग में था कि जब मैं सरपंच बनूंगा तो गांव का 36 बिरादरी का कोई भी आदमी मेरे पास आए, मैं बिना किसी पार्टीबाजी के अपना 100% अपने कर्तव्य को निभाते हुए सबका भला करने का प्रयास करूंगा। देखिए, समस्या और समाधान एक सतत प्रक्रिया है जो चलती रहती है। हमारे से पहले समस्याएं थी, सरपंचों ने उन्होंने कुछ दूर करने की कोशिश करी, मैंने भी कुछ अपनी तरफ से प्रयास किए समस्याएं ख़त्म करने के। आज एक समस्या हम उसको ख़त्म करें, कल दूसरी पैदा हो जाएगी। ये तो एक अनंत काल तक चलने वाली प्रक्रिया है। इसमें महत्वपूर्ण ये है कि आप कितना उसको दूर करने के लिए प्रयासरत हो। कोई आदमी मेरे पास कोई समस्या लेके आया, उसने कहा कि जी मुझे BPL राशन कार्ड बनवाना है। BPL राशन कार्ड कोई ये तो है नहीं कि मैं साइन मोर कर दूँ और उसका BPL बन गया, ऐसे तो नहीं है। उसके लिए एक प्रक्रिया है। तो मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं उस प्रक्रिया को उसको पूरा फॉलो करवाऊँ, उसका पूरा मार्गदर्शन करूँ, प्रोसेस बताऊँ उसको, और मेरा जो उसमें दायित्व है वो मैं निभाऊँ। किसी को PMAY के तहत कॉलोनी है, कोई गरीब आदमी है, या बहुत से झगड़े गांव में होते हैं। जैसे मान लिया हमारा गांव बड़ा है, एवरेजन 3 पंचायत हर रोज़ अटेंड करनी पड़ती हैं। किसी दिन 2 कर ली तो किसी दिन 5 होगी। और उसमें गांव का मैं पहले विशेषता बताई कि जो पंचायती सम्मानित लोग हैं वो हमेशा साथ होते हैं, उनके भी मार्गदर्शन साथ साथ मिलता रहता है। तो बड़ा गांव के सरपंच होने के कुछ फ़ायदे अगर आपको हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, कुछ उसके कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। कि जैसे मेरा गाँव बड़ा है, अब हर रोज़ पंचायतें भी होती है, गांव में चौकी भी है, और प्रयास रहता है कि गांव के झगड़े गांव में निपट जाएं। तो हर रोज़ शाम तक 50 आदमियों की समस्या सुनते हैं और 100 आदमियों को डील करते हैं कि उनकी समस्याएं को हम दिल से लेके और दूर करने का प्रयास करें। अपना हम 100% दें। वो होता है ना होता है वो अलग विषय है कि मेरी उस काम के प्रति या जो आदमी मेरे पास आया है उसके प्रति मेरी लगन है या नहीं है। उसको ये तो महसूस नहीं हो रहा कि यार तो मेरे को टरका रहे हैं या मेरा सम्मान नहीं कर रहे। इस प्रकार की चीज़ का मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। यही मेरा मुद्दा था। और जहाँ तक बात है काम करने की, कि हमने हर क्षेत्र में, चाहे वो खेलों का है, जैसे हमने स्टेडियम है हमारा, जब हम सरपंच बने उस टाइम उसमें बहुत लंबी घास थी, कोई बच्चा उसमें खेलता नहीं था, वो मतलब सिर्फ एक ढांचा था। लेकिन हमने आने के बाद जैसे मिट्टी भर्त करवाया उसमें, और एक ऐसा जिम हमने ला के उसमें रखा है कि पूरे डिस्ट्रिक्ट जींद में जैसा जिम मेरे गांव में आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं चाहूँगा कि आप उसको देख के आएँ जाके। तो कुछ लोगों का भी फिर अपनी तरफ से फ़र्ज बनता है। जैसे हम जिम लेके आए, कुछ बच्चे वहाँ से सामान उठा के घर ले गए, या हमने उस पर कुछ कह दिया भाई चलो 50 रुपये महीना आप देते रहो ताकि आपकी मेंटेनेंस इसकी होती रहे, उसमें कोऑपरेशन करने के लिए तैयार नहीं है। तो सारी जिम्मेवारी एक आदमी की नहीं होती, समाज सबसे मिलके चलता है। तो जिम्मेवारियाँ समाज भी निभाएं, और हमारे में अगर कहीं कमी नज़र आती है तो हमारे को बताएं, हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो जो सबसे बड़ा गांव होने के नाते जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि हमारा ज़्यादातर समय ये जो पंचायतें हैं या जो वाद विवाद के जो मामले हैं उनमें चला जाता है। इसके अलावा फिर हमें भाई कुछ ऑफिस के काम है, BDO साहब के हैं, या हमारे जो गांव की कुछ क्वेरीज वहाँ पे पेंडिंग होती हैं, फिर हमें कुछ सामान भी खरीदना है, फिर हमें लेबर से भी बात करनी है, फिर हमें BPL का भी देखना है, फिर हमें भाई राशन कार्ड का भी देखना है, हमें किसी को राशन नहीं मिल रहा है। यानी कि हम कहीं ना कहीं फंस के रह जाते हैं कि समय की कमी हमारे पास हो जाती है। लेकिन फिर भी अपनी तरफ से प्रयास करते हैं कि अपना पूरा 100% गाँव के जो मुझे जिम्मेवारी दी गई उसमें मैं अपना दूँ। आपके गांव के बारे में बताइए कि आपकी गांव कैसे प्रसिद्ध है और इसमें क्या क्या मतलब इसके बारे में बताइए। देखिए, मैं तो हमेशा ही, जैसे अभी कल मेरे कुछ साथी बैठे थे और चुनाव की बात चल गई, यहीं स्कूल में बैठे थे, तो उन्होंने बताया कि भाई जब चुनाव था हम फलाने आदमी के पास 3 आदमी गए थे, उसने ऐसे ऐसे बोल दिया। तो कहने का भाव ये कि हर आदमी ने कितनी मेहनत की है वोट देने के लिए कह लो या चुनाव लड़ने के दौरान, और गांव ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। इसका तो कर्ज इस जन्म में तो नहीं उतार सकते कि गांव ने इतने बड़े गांव का सरपंच बना दिया, कर्ज है ये नहीं उतरेगा। लेकिन जो मेरे गांव की विशेषता है कि मेरा गांव 600-700 ईस्वी पूर्व बसा था, और जो बुजुर्ग थे हमारे 3 जो मुख्यतः नाम आते हैं, जैसे दादा बिन्ना और दादा लाड, वो उन्होंने आके गांव की मोडी गाड़ी थी। और फिर वो बाद में जैसे और बिरादरियों को भी अपने साथ है, जैसे पहले बड़ा ये होता था कि मेरे गांव में कोई नहीं है तो वो सह सम्मान उसको अपने गांव में लाके बसाते थे। तो 600-700 ईस्वी पूर्व उन्होंने बसाया। उसके बाद उसी
गांव बसने से पहले ही, गांव बसने का कारण ही दादा रामेश्वर तीर्थ है कि उनको जब पहले वो सैंथली गांव में बताते आए थे, वहाँ से फिर ढूंढते ढूंढते दादा रामेश्वर तीर्थ जो ये अंडरग्राउंड सरस्वती नदी बताते हैं उसी का कोई ये भाग है एक तरह से। और गांव का पहले नाम गुरु द्रोणगढ़ होता था और बाद में इसको कन्वर्ट करके धनौदा किया। तो जब उन्होंने देखा ऋषि मुनि की कोई कुटिया तपस्या का था तो बाद में बुजुर्ग बताते हैं गुरु द्रोणाचार्य जो ने यहाँ पे तपस्या की थी और कन्वर्ट हो गए, फिर बाद में धनौदा बने। और मेरे गांव से फिर जाके जो ये खाप का जन्म हुआ यहाँ से फिर और गांव जाके बसे। तो इस प्रकार से और हमारे गांव से बहन जयवंती शौकंद जो पहली महिला डीसी थी हमारे हरियाणा की, वो भी हमारे गांव से। बहुत से अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल के खिलाड़ी भी मेरे गांव से हैं और कुश्ती के भी मेरे गांव से हैं, जुडो के भी मेरे गांव से हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पे 36 बिरादरी का जो भाईचारा है, देखिए ऐसा नहीं कि भाई हम सारे ही बहुत अच्छे हैं, हर बिरादरी में सारे अच्छे भी नहीं होते और सारे बुरे भी नहीं होते। तो इस प्रकार से 36 बिरादरी का जो भाईचारा है वो बड़ा मतलब मिलनसार है और सब मिलजुल के रहते हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आती है तो मिल के उसका समाधान करते हैं, यही चीज़ हमें औरों से अलग बनाती है। ये कि आपके गांव में जो गंदे पानी की निकासी है उनका, उसके बारे में। हाँ, ये देखिए केवल मेरे गांव में नहीं, असल में तो जिस गांव की आबादी ज़्यादा होती है या कह सकते हैं जिस गांव में 5000 से ज़्यादा वोट हैं, उस गांव में पूरे हरियाणा में ये समस्या सबके सामने मुँह बाय खड़ी है कि गंदे पानी की निकासी की समस्या सभी गांव में हो रही है। पानी पहले क्या होता था, ज़्यादातर कच्चे गलियां होती थी या वाटर सप्लाई का पानी कम लोगों तक जाता था, लोग अपना यूज़ का ही पानी यूज़ कर पाते थे, तो पानी गंदे पानी की समस्या इतनी नहीं होती थी। अब हर घर में पानी जा रहा है तो लोग उसका उपयोग भी मतलब दुरुपयोग ही कर रहे हैं, एक तरह से ज़्यादा यूज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से जोड़ पहले ही पानी के भर जाते हैं और जब बारिश आती है पानी ओवरफ्लो हो जाता है। उसके लिए हमने प्रयास किए हैं कि अभी हमारे गाँव में क्लासी बनी हुई थी जो काफ़ी समय से बंद पड़ी थी, हमने उसको खुदवाया है अभी और उसमें गांव के सम्मानित पंचायतियों का भी सहयोग रहा और हमारे जो ये नहर विभाग है उसने पंप दे रखे हैं और उसको हम पंचायत के सहयोग से चला रहे हैं, लोग भी उसमें मेहनत कर रहे हैं। तो इसका अभी कोई स्थायी तो यही है कि कोई आगे हमने जो डिमांडें दे रखी कि कोई क्लासी यहाँ से निकले या उस तरह की चीज़ हैं, उसमें भी हमें दिखती आती है। जैसे भी पानी तो बारिश का नहर में डालना पड़ेगा वरना गाँव डूब जाएगा, तो उसके लिए लगे हुए हम प्रयास कर रहे हैं। एक बल्कि हमारे इधर रांगड़वाड़ा जोड़ से हमने एक पाइपलाइन खेतों तक दबाई है और एक 15-20 साल से नाला बंद था वो भी हमने खुलवा के चालू करवाया है। तो अपने स्तर पे प्रयास जारी है पंचायत की तरफ से। सरपंच साहब, पीने के पानी की बात करें तो पीने के पानी के बारे में मतलब आपने क्या किया? देखिए, पीने के पानी की बात बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने उठाई। इसमें पीने के पानी की समस्या बेसिकली देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भी किसी की अपनी कोई निजी कमी है, उसमें मैं भी इन्वॉल्व हूँ, सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं कि हम टूटियाँ खुली छोड़ देते हैं। जब जैसे मेरा बड़ा गांव है, कुछ लोग ऊंचे पे रहते हैं, कुछ लोग नीचे पे रहते हैं। जो ऊंचे पे लोग रहते हैं वो जब किसी प्रकार का पानी आता है तो उसमें किसी प्रकार की गंदगी या कचरा वगैरह डाल देते हैं जो नीचे वाला लोगों के पास जाता है। नीचे वाले लोग जब वाटर सप्लाई आती है तो पानी की टूटी बंद नहीं करते, अपना पानी भर के उन तक पानी नहीं जाता। तो हमने 10-15 जगह ऐसी थी गाँव में जहाँ पिछले 8-10 साल से पीने का पानी नहीं जा रहा था। हमने वहाँ पे दोबारा जोन बनाए, वाल्व लगवाए हमने, जैसे कि हमारे इधर नल्लापत्ती में था, हमारे वाल्मीकियों की तरफ भी था, हमारे चमारों की तरफ भी था, इधर खातियों की तरफ भी। तो हमने प्रयास अपनी तरफ से भरपूर किया कि वाल लगा के और उन जोनों को दोबारा से हमने बनवाया जिससे पानी लोगों तक पहुँच पा रहा है। सरपंच साहब, अपने गांव के अंदर चौपाल तो होंगे ही, कितनी चौपालें हैं और उन चौपालों पे आपने क्या क्या काम किया है? लगभग 11-12 चौपालें मेरे गांव में हैं और जिसमें से 2-3 चौपालें तो ऐसी हैं कि जिनमें बगड़ के लोगों ने पैसा इकट्ठा करके उन्होंने भी सहयोग किया और बहुत अच्छी चौपालों का निर्माण है उनके सहयोग से करवाया गया है। और 2-3 जो चौपालें हमने अपने जो स्पेशल पंचायत के खाते से, जैसे वाल्मीकि चौपाल का है या हमारे चमार चौपाल का है या ब्राह्मण चौपाल लगा, जिसमें हमने अपने सहयोग से, पंचायत ने अपने सहयोग से करवाया है और 1-2 में हमने मेंटेनेंस भी करवाई है। इसके अलावा हमने जो गांव के जैसे जो धार्मिक स्थल हैं, जैसे बूढ़ी माता है, बसंती माता है, जहाँ माताएं बहनें अक्सर मतलब जब से गांव बचा तब से दो पूज के लिए जाती थी, वहाँ जाने के लिए रास्ते नहीं थे, वो रास्ते हमने सबसे पहले बनवाए। शमशान घाटों की भी 4 दीवारी जो जब से हमारा गांव आबाद हुआ था तब से सौभाग्य नहीं मिला उनका करवाने का किसी को, वो सौभाग्य भी सरकार के माध्यम से हमने प्राप्त किया है। गाँव वालों का आशीर्वाद प्राप्त हमने किया है कि उनकी 4 दीवारी वगैरह हमने करवाई है।
धन्यवाद सरपंच साहब, आपने अपने थोड़े से समय कीमती समय दिया हमारे को दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे धनोदा कला के सरपंच पुरुषोत्तम शर्मा जी से बातचीत। हमने उनका जाना, उनका कार्यकाल कैसे रहा और गांव के बारे में जाना कि गांव कब बसा था और इनका क्या क्या गांव के अंदर प्रसिद्ध है। धन्यवाद।